क्या गोल्डबर्ग का रिटर्न करवाने वाली है WWE? और आखिर किसने किया था जो हेनरी को एज एन अपोनेंट सेलेक्ट रैंडी ओटन के लिए? वहीं द रॉक ने बुरी चीज को और बुरा कर दिया अपनी एक और स्टेटमेंट से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? WWE की अपडेट्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ बड़ी स्टोरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ओटन की। रिसेंटली एक फैन उनके साथ सेल्फी ले रही थी, तब रैंडी ओटन को वो टिकट प्राइस बताती है जिसपे वो रेसलमेनिया देखने आई। रैंडी ओटन टिकट प्राइस को देख के शॉक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बड़े शर्मिंदा हैं। दोस्तों जब से TKO ने WWE को टेक ओवर किया है तब से टिकट प्राइस बहुत हाई हो गए हैं USA में। अब रेसलमेनिया 42 की बात करें तो 3.5 लाख रुपए की टिकट लगेगी आपको अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है, और ये बिल्कुल फ्रंट नहीं है, उससे पीछे वाली रो है। आगे वाली रोज में तो 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। और जब रैंडी ओटन जैसे करोड़पति आदमी भी ये प्राइस सुन के शॉक है, तो आम जनता कैसे इसको अफोर्ड कर पा रही होगी। वहीं दोस्तों ये भी पता चलता है कि रैंडी ओटन ने अपना रेसलमेनिया अपोनेंट खुद हैंड पिक किया था, और उन्होंने जो हेनरी को हैंड पिक किया था एज एन ओपोनेंट। बंदे को रैंडी ओटन काफी लाइक करते हैं, फैन फेवरेट भी हैं, और रैंडी ओटन चाहते थे कि वो कुछ अनएक्सपेक्टेडनेस फैंस को दें। वहीं जो हेनरी TNA के वर्ल्ड चैंपियन है, तो कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि वर्ल्ड चैंपियन को 10 मिनट में रैंडी ओटन ने हरा दिया, इस पे TNA की जनता की क्या रिएक्शन है? तो TNA के फैंस के रिएक्शन यही निकल के आए कि वो खुश है कि उनका सुपरस्टार रेसलमेनिया के अंदर हेडलाइन कर रहा है। रैंडी ओटन जैसे बंदे के साथ अगर आपको मैच ही मिल जाए तो कितना ज्यादा फायदा हो जाता है। TNA की कंपनी का भी यहाँ नाम हो रहा है और करियर तो जो हेनरी का भी बहुत ग्रो हो रहा है, तो इसीलिए TNA की जनता तो इससे बहुत खुश है। वहीं दोस्तों बुकर टी के रिलेटेड भी एक फनी न्यूज निकल के आई। लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे कि वो हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर सो रहे थे। बाद में बुकर टी का भी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन निकल के आया। दोस्तों बुकर टी बता रहे थे कि वो सो नहीं रहे थे, वो प्रे कर रहे थे, और उसी टाइम कैमरामैन ने उनको शूट कर लिया तो ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे हैं। बाकी दोस्तों ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि शार्लेट फ्लेयर और ट्रिफनी स्ट्रैटन का जो रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच हुआ था, उसके अंदर काफी ज्यादा स्टिफ मूव्स लगाए थे दोनों ही अपोनेंट्स ने। जितनी पर्सनल इनकी राइवलरी प्रोमो पे चल रही थी, उतना ही पर्सनल ये लोग मैच को ले गए थे, और इसमें खासकर शार्लेट फ्लेयर स्टिफ पंचेस ज्यादा मार रही थी। मैच के एंड की आप टिफनी की फोटो भी देख सकते हो, उनमें उनका दांत का शेप कैसे बिगड़ा हुआ है। और दोस्तों ये बहुत ही एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है शार्लेट फ्लेयर का। मुझे तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपको इतना ही शौक है रियल फाइट करने का तो आप UFC में जाके लड़ लो ना। और दोस्तों टोंगा ब्रदर्स को लेके एक बैड न्यूज निकल के आई है कि टामा टोंगा भी इंजर्ड हो चुके हैं। लास्ट स्मैकडाउन पे LA नाइट उनके ऊपर अटैक करते हैं, और वो चीज इसीलिए दिखाई गई थी ताकि उनको ऑफ टीवी किया जा सके। अब जब जेकब सोलो रन पे चले गए और टोंगा ब्रदर्स इंजर्ड हैं, वहीं सोलो सिकोआ जिनका वक्त बस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन तक था, उस हिसाब से अब लग रहा है कि ब्लड लाइन की कहानी यही समाप्त हो चुकी है। हालांकि जेकब वर्सेस सोलो का एक फाइनल चैप्टर जरूर रह रहा है स्टोरी लाइन में। उसके बाद मुझे लगता है इस सब में सिर्फ जेकब पार्ट 2 का ही फायदा होगा, और जेकब पार्ट 2 एक होंगे जो वर्ल्ड टाइटल की रेस में आगे जा पाएंगे। सोलो सिकोआ जिनको बहुत अच्छा पुश दिया गया, जॉन सीना तक को उनसे हरवाया गया, उस बंदे को तो WWE ने दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। और दोस्तों यही WWE के प्लान्स भी होने चाहिए थे, क्योंकि सोलो सिकोआ को पूरे 6 महीने मिले थे अपने आप को प्रूव करने के। अगर उनके कैरेक्टर के अंदर इतना ही दम होता तो उनकी डिमांड आज भी बनी होती, लेकिन जनता के अंदर उनकी 0 लेवल की डिमांड है। तो जिस हिसाब से सोलो सिकोआ को पुश दिया गया था, वो उसको कन्वर्ट करने में फेल रहे हैं। भाई यार द रॉक ने जितना मूड खराब किया रेसलमेनिया में ना आके, उससे डबल मूड जनता का खराब कर दिया पैट के शो में मुंह खोल के। रॉक बताते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे टिकट सेल्स नहीं हो रही थी, इसी चक्कर में वो कोडी रोड्स के साथ में वो सोल वाला सेगमेंट करते हैं ताकि एक सस्पेंस क्रिएट हो जाए कि कोडी रोड्स अपनी सोल सेल करते हैं कि नहीं करते हैं। एलिमिनेशन चेंबर में आके कोडी रोड्स मना कर देते और द रॉक चले जाते। बस द रॉक की कहानी यहीं तक थी। इसके बाद द रॉक चाहते थे कि कोडी रोड्स हील टर्न कर लें, लेकिन ट्रिपल एच इस टाइम पे नहीं चाहते थे कि कोडी रोड्स हील टर्न करे। इसलिए क्रिएटिव्स डिसाइड करते हैं कि जॉन सीना का हील टर्न करवाया जाएगा एलिमिनेशन चेंबर में। तो द रॉक इसी चीज को लेके बोलते हैं कि उनका काम एलिमिनेशन चेंबर तक का ही था। उसके बाद वो स्पॉटलाइट कोडी रोड्स और जॉन सीना पे छोड़ के वहां से निकल लेना चाहते थे, और रेसलमेनिया में आने का उनका कोई प्लान नहीं था। साथ ही वो ये भी हिंट दे देते हैं कि कोडी रोड्स कभी ना कभी आगे जाके हील टर्न जरूर करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे द रॉक ने 2 बड़ी ही अजीब स्टेटमेंट कही। पहली तो टिकट सेल्स के रिलेटेड। अब अगर आपकी टिकट सेल्स नहीं हो रही तो आप क्या कुछ भी कहानी बना के डाल दोगे? जिस तरह यूट्यूबर्स यूट्यूब पे क्लिक बेटिंग करते हैं, क्या आप भी क्लिक बेटिंग करोगे? अगर इस तरीके से WWE चलेगी तो वो काफी अच्छा साबित नहीं होगा। फैंस ऐसी चीजें काफी ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि फैंस के इमोशंस कनेक्टेड होते हैं स्टोरी लाइन से। अब द रॉक आके कुछ भी स्टोरी लाइन बना देंगे टिकट सेल करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। वहीं द रॉक की दूसरी स्टेटमेंट जो स्पॉटलाइट के बारे में
हैं वो भी बड़ी अजीब है। अरे भाई अब तुम आके ऐसे करके हाथ करोगे, जॉन सीना की सोल तुम लोगे और हील टर्न जॉन सीना का तुम्हारी वजह से होगा। उसके बाद तुम ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट ना आए, जॉन सीना और कोडी रोड्स पे ही रहे, ये कैसे पॉसिबल है? तुमसे बढ़िया तो ट्रेविस स्कॉट था जिसने कोडी रोड्स को मारा, तो कम से कम रेसलमेनिया में आके कुछ तो किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि द रॉक के स्केड्यूल्स पहले से ही फिक्स थे। अब यहाँ पे पल्ला झाड़ने वाली बात कर रहे हैं द रॉक। इस स्टेटमेंट के बाद द रॉक की बातों पे विश्वास कम होने लगा है और द रॉक के कमिटमेंट्स पे भी अब डाउट होने लगा है। बाद में द रॉक ये भी कहते हैं कि उनको रेसलमेनिया की एंडिंग ठीक लगी, लेकिन वो थोड़े चेंजेस उसमें कर सकते थे। उनका हिंट ये था कि वो ट्रेविस स्कॉट को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। भाई पागल हो गए हो क्या? तुम स्टोरी लाइन को समझते भी हो कि नहीं? वहीं दोस्तों, इस स्टेटमेंट से द रॉक ने ये तो क्लियर कर दिया है कि जॉन सीना WWE खत्म करे ना करें, वो पहले कर देंगे। बाकी ट्रिपल एच के लिए तो दोस्तों दिल से बुरा लगता है। ये बड़े बड़े स्टार्स कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं और सारी गालियां उनको पड़ती हैं। वहीं दोस्तों, जॉन सीना भी पैट के शो पे काफी बातें करते हैं। पहले तो वो क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, क्योंकि लोगों ने उनकी नेचुरल कंडीशन के लिए उनको इतना ट्रोल किया और इस चीज से भी वो फैंस की खफाएं। बाकी जॉन सीना डोमिनिक मिस्टीरियो को भी प्रेस करते नजर आए। उन्होंने कहा कि डोमिनिक मिस्टीरियो फैमिली के सबसे बड़े स्टार बनेंगे और जॉन सीना साथ में ये भी क्लियर कर देते हैं कि जॉन सीना ही आखिरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहने वाले हैं इस कंपनी के। इसके बाद जो भी नए चैंपियन आएंगे उनको बस चैंपियन बोला जाएगा, लेकिन एंड तो जॉन सीना के साथ ही हो जाएगा। साथ ही वो फैंस को काफी कुछ सिखा के जाएंगे फेयरवेल टूर के अंदर। एक रियलिटी चेक देके जाएंगे कि फैंस की वजह से क्या क्या हो जाता है। और जॉन सीना ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि दिसंबर में वो बिल्कुल खत्म कर देंगे प्रो रेसलिंग का काम, यानी कि दिसंबर में वो पूरी तरीके से रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वो कभी भी मैच नहीं लड़ेंगे WWE में। और कोई भी प्रमोशन, कोई भी कंपनी कितना भी बड़ा चेक काट के उन्हें दे दे, लेकिन वो कभी भी प्रो रेसलिंग नहीं करेंगे। भगवान की दुआ से उनको इस कंपनी ने इतना कुछ दे दिया है कि अब उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वो ये भी हिंट दे देते हैं कि वो दिसंबर तक अपने हील कैरेक्टर में ही रहने वाले हैं, उसके बाद ही वो अपना कैरेक्टर तोड़ेंगे। सो दोस्तों, एक तरफ तो जॉन सीना है जो अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुस चुके हैं, और एक तरफ द रॉक है जिनके कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आते हैं और सारा काम खराब करके चले जाते हैं। भाई दोस्तों, यूनिवर्सल टाइटल को भी ऑफिशियली कर दिया गया है रिटायर और कोडी रोड्स को एज लास्ट यूनिवर्सल चैंपियन माना गया है। टाइटल तो रोमन के यूनिफाइड करने के साथ में ही खत्म हो गया था, लेकिन नाम इस तरीके से यूज किया जाता था कि WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब उस नाम में से भी यूनिवर्सल वर्ड को हटा दिया जाएगा और WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अब चैंपियनशिप का नाम हो चुका है। जिस चैंपियनशिप को फिन बैलर ने सबसे पहले जीता था और कोडी रोड्स ने लास्ट में जॉन सीना से हारा, अब वो रिटायर हो चुका है। वहीं पॉल हेमन भी बताते हैं कि उन्होंने क्यों टर्न किया CM पंक और रोमन रेंस के ऊपर। पॉल हेमन का ये कहना है कि सेथ और वो काफी सेम माइंडसेट के बंदे हैं। रोमन रेंस का वो बताते हैं कि ऐसा हाल था कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। जब वो ब्लड लाइन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे तब रोमन रेंस नहीं आए थे, लेकिन जब उनकी उला फाला पे बात आई तो उन्होंने रिटर्न कर लिया। वही CM पंक के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करते, लेकिन ये बोलते हैं कि CM पंक की वजह से उनकी रेपुटेशन बड़ी खराब हुई है WWE में, क्योंकि CM पंक कहीं भी जाके कुछ भी बक देते हैं और उसके बाद में उसके रिपरकॉशंस पॉल हेमन को देखने पड़ते थे। अब दोस्तों, पॉल हेमन ने एक नया फैक्शन तो खड़ा कर दिया है, ब्रॉन ब्रेकर को भी वो वहाँ पे लेके आ चुके हैं और साथ ही वो ये भी हिंट दे रहे हैं कि और बड़े बड़े सुपरस्टार्स इसका पार्ट बन सकते हैं। पॉल हेमन जिस भी स्टोरी लाइन का पार्ट बनते हैं उसके अंदर दम तो वो डाल ही देते हैं, ये तो उनके अंदर बात है। अब इस फैक्शन के अंदर कौन कौन आने वाला है ये भी बड़ा सस्पेंस होने वाला है। हालांकि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस फैक्शन का और एक मेन इवेंट सुपरस्टार बन के यहाँ से निकल सकते हैं। साथ ही सेथ रॉलिंस को इस बार मौका मिल गया है रोमन रेंस की तरह लीडरशिप वाले रोल को प्ले करने का। हालांकि वो पहले भी कई ग्रुप्स के अंदर लीडर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन के साथ में कुछ नया ही हो सकता है। वहीं दोस्तों, गुंथर के रेसलमेनिया 41 में चैंपियनशिप हारने के बाद अब पॉसिबल लग रहा है कि गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है और उनके साथ गुंथर की एक स्टोरी लाइन चल सकती है। गुंथर WWE के एक ऐसे टॉप स्टार है जिनको WWE वाले बिना चैंपियनशिप के तो देख ही नहीं सकते। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बहुत लंबे टाइम तक बनाया और उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बहुत लंबे टाइम तक रखा। अब जब जे उसो चैंपियनशिप जीत चुके हैं तो गुंथर के लिए एक बड़ी स्टोरी लाइन लाना WWE के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। रिसेंट रॉ पे उन्होंने जो पैट पैकेफ्री के ऊपर अटैक किया है, हो सकता है यही सीड्स हो गोल्डबर्ग के रिटर्न की। गोल्डबर्ग भी अपना एक अच्छा सा फेयरवेल मैच तो मांग ही रहे हैं। वहीं गुंथर के लिए समर स्लैम तक की स्टोरी लाइन भी यहाँ से फिक्स हो जाएगी, जहाँ उनको एक बड़ा और अच्छा ओपोनेंट मिल जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ समर स्लैम के अंदर गुंथर गोल्डबर्ग को हरा के ही उनका फेयरवेल टूर खत्म करें। लेकिन क्या ईगोइस्टिक और हर बार अपने आप को जिताने वाले गोल्डबर्ग इस चीज के लिए मानेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं #Q&A और #तोमर WWE के साथ में आप पूछ सकते हो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।